वेलकम स्टूडेंट्स। आज लाइट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेज कैसे फॉर्म होता है और उसमें जो इमेज फॉर्म होता है उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। साथ में एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके कंसेप्ट को हम कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर पाए उसके बारे में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आरव एक एवरेज स्टूडेंट था क्लास 10th का। ना तो वो कोई टॉपर था और ना ही फेल होने वालों में से, बीच का स्टूडेंट, शांत, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और सपने देखने वाला। जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया तो सब टेंशन में आ गए, सब पढ़ाई में जुट गए। ट्यूशन, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, हर तरफ भागदौड़ थी। आरव को लगा वो काफी पीछे है। एक दिन वो फोन स्क्रॉल करते हुए एक छोटी सी वीडियो देखी। उस वीडियो में क्या बताया गया था? तुम्हें 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 घंटा पूरी ईमानदारी से पढ़ लो हर दिन। बस 1 घंटा, जिंदगी बदल जाएगी। उस एक लाइन ने कुछ जगा दिया। सिर्फ ईमानदार 1 घंटा। अगले दिन से उसने ट्राई किया। सिर्फ 1 घंटा रोज, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के। एक बड़ा गोल नहीं, बस एक टॉपिक, एक कंसेप्ट या एक चैप्टर, लेकिन पूरी ईमानदारी से। थोड़ा थोड़ा करके सब बदलने लगा। वो 1 घंटा उसका पावर आवर बन गया। कंसेप्ट्स क्लियर होने लगे, कॉन्फिडेंस बदलने लगा। अब वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करता था, बस सिर्फ अपना बेस्ट देने लगा। बोर्ड एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आए, आरव 92% स्कोर किया। सभी टीचर हैरान थे, पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और आरव वो मुस्कुराया। उसे पता था ये उस 1 घंटे की ताकत का नतीजा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? तुम्हें जीनियस होने की जरूरत नहीं, ना ही पूरा दिन पढ़ने की, लेकिन अगर तुम हर दिन पूरी ईमानदारी से 1 घंटा पढ़ लो तो वही 1 घंटा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसी कहानी से इंस्पिरेशन लेते हुए अपना 100% फोकस हम आज की लेसन में रखने की कोशिश करेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन अगर हम इसको देंगे तो फिजिक्स अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलते हैं आज के लेसन में। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है। तो इमेज फॉर्म होने का मतलब ये तो हमें पता है कि द रिफ्लेक्टेड रेज शुड इंटरसेक्ट टू फॉर्म इमेज। ठीक है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि प्लेन मिरर के रे डायग्राम हमें पता नहीं है। रियल इमेज फॉर्म होगा या वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा या दोनों ही हो सकता है, वो कुछ भी हमें पता नहीं है। तो हम जो है ना इसको खुद को क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इसलिए हम रे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज। तो देखो, इमेज फॉर्म होना है प्लेन मिरर में, तो सबसे पहले प्लेन मिरर को मैं ड्रॉ कर लूं। ये अपना प्लेन मिरर हो गया, मैंने मिरर के पीछे शेड कर दिया। नाउ
रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा? हमें पता है कि राइट साइड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट रेज कैनॉट पास थ्रू, क्योंकि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। लाइट इस मिरर के अंदर से पीछे जा नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इधर रिफ्लेक्टेड रेज का एग्जिस्टेंस इस रीजन में होने का कोई चांस नहीं है। तो रिफ्लेक्टेड रेज इसी साइड में होगा। अब चूंकि वर्चुअल इमेज के लिए पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वर्चुअल इमेज मतलब रिफ्लेक्टेड रेज शुड नॉट एक्चुअली मीट। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कन्वर्जिंग नहीं है, क्योंकि कन्वर्जिंग होगा तो फिर तो वो मीट करेगा ना। अगर कन्वर्जिंग होता है ऐसे तो यहां पर मीट करेगा, तो कन्वर्जिंग नहीं होना चाहिए। तो हम इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करते हैं। और फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि रिफ्लेक्टेड रेज शुड बी डाइवर्जिंग। तो ऐसा हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, दिस इज अनदर रिफ्लेक्टेड रेज एंड दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग। तो ये वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि दे विल नॉट मीट एक्चुअली, मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है। तो वर्चुअल इमेज लेकिन फॉर्म कहाँ पर होगा? तो उसके लिए इसको इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब इस पोजीशन में वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया, हमने रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ कर लिया डाइवर्जिंग इन नेचर, और फिर उस वजह से जो वर्चुअल इमेज का पोजीशन है उसको भी लोकेट कर लिया। लेकिन रे डायग्राम मतलब उसमें इंसिडेंट रे भी होने चाहिए। तो अब हम इंसिडेंट रे को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? इस वाले पॉइंट में एक नॉर्मल बनाएंगे और यहाँ पर भी नॉर्मल बना लेंगे। तो अगर ये दोनों नॉर्मल है तो इंसिडेंट रेस फिर ऐसे होना चाहिए कि दिस इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू आर बन जाए। इसी तरह से इस वाले रिफ्लेक्टेड रे के लिए इंसिडेंट रे ऐसा होना चाहिए ताकि आई इक्वल्स टू आर बन जाए, ये दोनों बराबर हो। तो ये इंसिडेंट रे भी ड्रॉ हो गया। तो अब इससे हमें पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में होगा। ठीक है, तो दिस इज द रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। अब हम देखेंगे क्या रियल इमेज भी फॉर्म हो सकता है। ये तो वर्चुअल इमेज हो गया, रियल इमेज भी फॉर्म हो सकता है। उसके लिए हम उसके पॉसिबिलिटी को अब हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले एक मिरर ड्रॉ कर लिया था, तो अब उसी मिरर को फिर से ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज द मिरर, ओके, एंड जैसे कि हमें पता है कि रिफ्लेक्टेड रेज इस साइड में होता है, इधर नहीं होता है। तो अब रियल इमेज के लिए ये जरूरी है कि रिफ्लेक्टेड रेज शुड एक्चुअली इंटरसेक्ट। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कन्वर्जिंग होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग है तो फिर यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये तो रिफ्लेक्टेड रेज है। कंप्लीट रे डायग्राम के लिए हमें इंसिडेंट रेज को भी ड्रॉ करना होता है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि ये नॉर्मल ड्रॉ कर लो यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रेज फिर ऐसा होना चाहिए ताकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों बराबर हो, आई इक्वल्स टू आर। उसी तरह से जो अनदर रिफ्लेक्टेड रे है ये वाला, इसके लिए जो इंसिडेंट रेज होंगे वो ऐसा होगा। सो आई इक्वल्स टू आर, ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
रियल इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो ऑब्जेक्ट लेकिन यहां पर कैसा है? इज द ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये जरूरी है कि ये दोनों इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट करें, लेकिन इस साइड में मिरर के लेफ्ट साइड में इंसिडेंट रेज आर नॉट मीटिंग एक्चुअली। तो अब इन इंसिडेंट रेज को अगर डॉटेड लाइन से हम आगे प्रोड्यूस करते हैं मिरर के पीछे, तो दे विल मीट एट दिस पॉइंट। तो हम कहेंगे यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो इससे हमें क्या पता चला कि प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इससे पहले जो वर्चुअल इमेज बनाया था उसमें हमने क्या देखा था? प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, मतलब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, ये प्लेन मिरर में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब हम रे डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज, लेकिन जो मैंने पहले जो डायग्राम ड्रॉ किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिडेंट रेज लेंगे। तो मान लो ये प्लेन मिरर है, दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। तो इस रियल ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज एक तो मैंने ऐसे ही ले लिया। तो इस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कराना है तो क्या करूंगा, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा और फिर ये I इक्वल्स टू R बराबर होना चाहिए और फिर रिफ्लेक्टेड रे को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब सेकेंड इंसिडेंट रे हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि द इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, मतलब ये 90 डिग्री है। तो ऐसे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा एंड द लाइट रे विल रिट्रेस बैक। इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब रिफ्लेक्टेड रे एक तो ये हो गया, अनदर रिफ्लेक्टेड रे इज दिस वन। तो इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूं तो यहां पर मीट कर रहा है। सो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड हियर। ठीक है, अब हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये अगर ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज है, इमेज और ये मिरर, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, क्या ये दोनों बराबर है? इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम दो ट्रायंगल मान लेते हैं। एक तो ट्रायंगल ये वाला है एंड अनदर ट्रायंगल इज दिस वन। तो इन दोनों ट्रायंगल में दिस साइड इज द कॉमन साइड, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन में पीछे गया था, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो एंगल ये दोनों बराबर हो गया, ये कॉमन साइड हो गया और साथ में ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन x मान लिया दोनों को, तो फिर ये जो एंगल है ये भी x के बराबर होगा। एंड क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से ये वाला एंगल इस एंगल्स के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल। तो मैं क्या देख रहा हूं, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी x। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों, एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो AAS कॉन्ग्रुएंसी से, AAS कॉन्ग्रुएंसी से हम ये बोल सकते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। अब ये जो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर के केस में,
ये मिरर के अंदर फॉर्म होता है, जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये मिरर है, मिरर के अंदर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो अगर मिरर के अंदर फॉर्म हो रहा है तो वहां पर हम जाकर कोई स्क्रीन तो रख नहीं सकते हैं, इसलिए सच इमेज कैन नेवर बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पर कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं है, या हम ऐसे बोल सकते हैं स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होता है। और ये वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अपराइट इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब इमेज जो है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है उसका टॉप में जो पोर्शन दिख रहा है, इमेज के अंदर भी टॉप में वही पोर्शन दिखेगा। ठीक है। नाउ द वर्चुअल इमेज, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, वर्चुअल इमेज कैन बी सीन बाय द ऑब्जर्वर थ्रू द मिरर। तो इसको समझने के लिए मैं एक और डायग्राम यहां ड्रॉ कर दूं। मान लो ये कोई मिरर है और कोई वर्चुअल इमेज यहां पर फॉर्म हो गया इस पॉइंट में। तो इस वर्चुअल इमेज को अगर देखना है ऑब्जर्वर को, तो ऑब्जर्वर को कहाँ रहना पड़ेगा, उसके लिए इस पॉइंट को हम यहाँ पर, ये जो मिरर का ये जो एंड है, इस एंड को कनेक्ट करते हुए ये लाइन आगे ऐसे प्रोड्यूस कर लेता हूँ। इसी तरह से इस वर्चुअल इमेज से मिरर का दूसरा एंड कनेक्ट करता हूँ। तो ये जो कंप्लीट एरिया है, ऑब्जर्वर को इसी एरिया के अंदर रहना पड़ेगा, तब जाके ये इमेज विजिबल होगा। अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो यहां से ये ऑब्जेक्ट, चूंकि ये लाइन इस मिरर को, मिरर यहां पर खत्म हो रहा है, उसको क्रॉस करके जा रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को ये इमेज नहीं दिखेगा। इमेज को देखना है तो मिरर के अंदर से देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस डायग्राम में हमने अभी एक रियल इमेज को फॉर्म कराया है। तो इस रियल इमेज को अगर देखना है तो उसके लिए हम यहां पर, क्योंकि ये मिरर के अंदर नहीं है, तो हम यहां पर चाहे तो एक स्क्रीन रख सकते हैं। लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द स्क्रीन। ठीक है। अब स्क्रीन रखने से बेनिफिट क्या मिलता है, स्क्रीन एक रफ सरफेस होता है। जब स्क्रीन को यहां पर रख देंगे तो स्क्रीन की सरफेस में इमेज फॉर्म होने के बाद वो लाइट रेज यहां से हर डायरेक्शन में स्कैटर होगा इधर, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, तो हर डायरेक्शन में लाइट स्कैटर होगा। तो फ्रॉम एवरी एंगल हम जो है ना इस इमेज को देख सकते हैं। तो स्क्रीन रखने का यही बेनिफिट होता है। अदरवाइज यहां से मैं अगर देखने की कोशिश करूंगा और स्क्रीन अगर नहीं है तो वी कैनॉट सी द रियल इमेज। तो रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन रखना जरूरी होता है, ताकि डिफरेंट एंगल से हम उस इमेज को देख पाए। अच्छा, अब अगर स्क्रीन नहीं रखते हैं तो पॉसिबिलिटी है क्या कि हम इमेज देख सके? हाँ, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, और उसमें एट ए टाइम एक ही पर्सन देख सकता है। तो जैसे कि वो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैं ह्यूमन आई को यहां पर रखूं, यहां पर मैंने रख दिया, दिस इज द आई, ताकि ये लाइट रे कन्वर्ज होने के बाद ये अब डाइवर्ज हो और आई के अंदर एंटर करे और इमेज बनाए रेटिना पर। ऐसे सिचुएशन में फिर आई का जो एकोमोडेशन पावर है वो भी यूज होगा, ताकि रेटिना पर एग्जैक्टली रेटिना पर इमेज बन जाए। तो ऐसे केस में फिर इस पर्सन को इमेज दिखेगा, है ना। लेकिन इसमें कई सारे प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट लाइट जब आएगा, ब्राइट लाइट, तो आई पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा, एकोमोडेशन पावर को यूज़ करना पड़ेगा। एट ए टाइम कोई एक ही आदमी देख सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्क्रीन रख देते हैं, और स्क्रीन पर जब इमेज फॉर्म होता है उस इमेज को अलग अलग एंगल से हम देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन। और रियल इमेज का एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कि रियल इमेज हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज अगर फॉर्म हो रहा है तो इमेज कैसा होगा, उल्टा होगा।
inverted. The real image is always inverted with respect to the object. इस स्लाइड के अंदर जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि इंसिडेंट रेज यहाँ पर कन्वर्जिंग है। क्वेश्चन ये है कि ये जो कन्वर्जेंट बीम ऑफ इंसिडेंट रेज है ये हम कैसे प्रोड्यूस करें, क्योंकि कोई अगर ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है तो उसमें से तो हमेशा लाइट जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट होता है वो तो डाइवर्जिंग ही होता है। तो कन्वर्जेंट बीम हम कैसे करें, उसके लिए एक सेटअप मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत दूर है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं फार ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल सन। तो सन से जो लाइट रेज होते हैं वो कैसा होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, सन से जो लाइट अर्थ सरफेस में आ रहा है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट पहुंचता है। तो अगर लाइट के रास्ते में अगर मैं कन्वेक्स लेंस को रख दूं, कन्वेक्स लेंस वैसे हम इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 8th में भी हमने पढ़ा था कन्वेक्स लेंस। वहाँ पर हमने ये भी देखा होगा कि कन्वेक्स लेंस के थ्रू अगर पैरेलल लाइट रेस पास होता है तो कन्वेक्स लेंस करता क्या है, उन लाइट रेस को कन्वर्ज करके एक पॉइंट में मीट कराता है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ दोबारा यूज कर रहे हैं कि इस तरह से कन्वेक्स लेंस अगर यूज करते हैं तो हमें एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट मिल सकता है। फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिरर को रख दूंगा, तो इस मिरर के लिए these rays are incident rays and as well as these are convergent beam of light। तो इस तरह से हम इस डायग्राम में ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एक और कंसेप्ट, इसको भी मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि फार ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आते हैं उन्हें पैरेलल ही क्यों माना जाता है। उसके लिए हम नेक्स्ट अनदर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें दिस इज द ह्यूमन आई, ठीक है, दिस इज द ह्यूमन आई, और इस आई के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, दिस इज द ऑब्जेक्ट एट सम डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट है एंड दिस इज द बॉटम पॉइंट। टॉप और बॉटम पॉइंट को अगर आई तक कनेक्ट करूं तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, इसको मान लिया θ1 एंगल। ये जो θ1 एंगल है इसको कहा जाता है इस ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर साइज। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को और अवे फ्रॉम द आई अगर शिफ्ट करते हैं तो अब अगर मैं टॉप और बॉटम को आई के साथ कनेक्ट करता हूं तो देखता हूं नाउ द एंगल मेड एट द आई इज θ2 बाय द सेम ऑब्जेक्ट। और ये भी दिख रहा है कि θ2 इज लेस देन θ1, मतलब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर जाएगा एंगल स्मॉल होता जाएगा। इसीलिए हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब दूर होता है तो वो स्मॉल दिखता है। उसका रीजन ये है कि उसका एंगुलर साइज स्मॉल हो जाता है, इसलिए वो स्मॉल दिखता है। अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे तो एंगुलर साइज मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो कम होता जाएगा। अब ऐसे कम होते होते थीटा का मिनिमम वैल्यू कहाँ तक फाइनली पहुंच सकता है, थीटा का वैल्यू ऑब्जेक्ट ऐसे दूर ले जाते जाते मान लो इन्फिनिटी में बहुत दूर चला गया, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, वो 0 होगा। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस में मतलब बहुत दूर लेके चले जाते हैं तो इट मेक्स 0 डिग्री एंगल एट द आई। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो अब 0 डिग्री एंगल कौन से रेस के बीच में होता है, 0 डिग्री एंगल पैरेलल रेस के बीच में होता है। इसीलिए जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर लेके चले जाते हैं, मतलब जब हम कोई फार ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम मानते हैं उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस आई तक पहुंच रहा है या कहीं भी पहुंच रहा है वो कैसे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब तक हमने जो भी रे डायग्राम ड्रॉ किया था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ किया था। नाउ अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो उसका रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ ए बी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को दिखाया है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे
मेथड तो वही है, लेकिन सिर्फ इस चीज का ध्यान देना है कि हम इसमें दो पॉइंट अलग अलग सिलेक्ट करेंगे, दोनों एक्सट्रीम एंड, एक टॉप और ये बॉटम। तो यहां पर एक पॉइंट ले लिया हमने ए पॉइंट, और बॉटम में एक पॉइंट ले लिया बी पॉइंट, है ना। तो पहले ए पॉइंट का इमेज फाइंड, ए पॉइंट का इमेज ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो करते हुए ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे। अब एक और इंसिडेंट रे मुझे लेने पड़ेंगे ताकि ए पॉइंट का इमेज ए डैश मुझे मिले। किसी भी पॉइंट का इमेज लोकेट करने के लिए कम से कम वी नीड टू ड्रॉ टू इंसिडेंट रेस। तो ए पॉइंट का इमेज ए डैश फाइंड करने के लिए एक सिंगल रे से काम नहीं चलेगा, हमें एक और इंसिडेंट रे लेना है। ये वाला इंसिडेंट रे हमने ले लिया। अब ये जो इंसिडेंट रे है इसका स्पेशलिटी क्या है, हमने मान लिया कि ये 90 डिग्री में, तो अगर ये 90 डिग्री में इंसिडेंट हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, ये मैंने पहले डिस्कस किया था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, और इसलिए चूंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है तो रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ को फॉलो करके बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो ऐसे चला गया। तो अब मेरे पास दो रिफ्लेक्टेड रेज है, एक तो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और एक ये रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मीट कर रहा है, इसे पीछे ले गया तो हमें दिख रहा है कि ए डैश पॉइंट में मीट कर रहा है। सो ए डैश इज द इमेज ऑफ पॉइंट ए। एग्जैक्टली सेम मैनर में बी के लिए हम इमेज फाइंड कर सकते हैं। दिस इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट्स लाइक दिस एंड दिस परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे रिट्रेस बैक इट्स ओन पाथ। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो बी डैश इमेज हमें मिल जाता है। तो ए का इमेज ए डैश है, बी का इमेज बी डैश है। अब इसके अंदर और कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं और उसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो इसी ए डैश और बी डैश के बीच में ही बनेगा, एंड दैट विल गिव अस द सेंसेशन ऑफ होल इमेज। अब यहाँ पर ये जो इमेज है, इस इमेज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। इसको मैंने पहले ही प्रूव किया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर तो अभी डिस्कस नहीं करता हूं, हमें ये जो सेकंड पॉइंट है इस सेकंड पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें हमें क्या प्रूव करना है, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल्स टू इमेज साइज। मतलब ए बी ये जो साइज है ये ए डैश बी डैश इस साइज के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए तो कैसे करेंगे कि देखो, ये हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ए पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पर एम नेमिंग करूं तो मैं बोल सकता हूं ए एम इक्वल्स टू ए डैश एम। इसी तरह से यहाँ पर बी पॉइंट का डिस्टेंस मिरर से ये है, यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ एन, तो मैं लिख सकता हूँ बी एन इक्वल्स टू बी डैश एन, ठीक है। ये तो हमने पहले प्रूव कर चुका हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज को प्रूव करने के लिए, इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये 90 डिग्री। यहाँ से भी ए डैश पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये 90 डिग्री, और ये तो 90 है ही। तो हमें अच्छा इन पॉइंट्स का भी मैं नेमिंग कर दूं, ये C है एंड दिस पॉइंट इज C डैश, ठीक है। तो अब ये जो क्वाड्रिलैटरल है ए डैश सी डैश सी, ये क्वाड्रिलैटरल एक रेक्टेंगल है, क्योंकि दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 है मतलब यहाँ पर भी ये 90 डिग्री होगा। सो ऑल दिस, तो दिस इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है तो हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए सी इक्वल्स टू ए डैश सी डैश। उसी तरह से ये भी तो एक रेक्टेंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ ए एम इक्वल्स टू सी एन, और ये भी रेक्टेंगल है तो ए डैश एम इक्वल्स टू सी डैश एन। तो अब मैं लिखता हूँ बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है बी एन, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ बी एन, ये किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बी डैश एन।
ठीक है। अब चूंकि सी एन इज इक्वल टू सी डैश एन है ना, तो उसको अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से तो हम ऐसा लिख सकते हैं बी एन माइनस सी एन इक्वल टू बी डैश एन माइनस सी डैश एन। तो जब बी एन से सी एन माइनस करूं तो मुझे बी सी मिलेगा, तो उसी को मैं लिखूंगा भी बी सी इक्वल्स टू, इधर बी डैश एन में से सी डैश एन माइनस करूंगा तो मुझे बी डैश सी डैश मिलेगा, तो उसी को लिखूंगा बी डैश सी डैश। अब साइज मुझे इक्वल प्रूव करना है, मतलब ए बी इक्वल्स टू ए डैश बी, तो इसके लिए मैं एक ट्रायंगल तो इसको मानूंगा ए बी सी, और अनदर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, इस ट्रायंगल को कंपेयर करूंगा इसके साथ। तो देखो अगर कंपेयर करते हैं तो बी सी इक्वल्स टू बी डैश सी, अभी अभी हमने प्रूव किया। ए सी इक्वल्स टू ए डैश सी, ये रेक्टेंगल है ए डैश सी, ये रेक्टेंगल है तो ए सी इक्वल्स टू ए डैश सी होगा। और ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। तो इसका मतलब नाउ वी कैन से ए बी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, है ना। तो मतलब ऑब्जेक्ट साइज इक्वल्स टू इमेज साइज, ये प्रूव हो गया। तो अब जो भी प्रॉपर्टीज हमने प्लेन मिरर का पढ़ा, उन प्रॉपर्टीज को अगर एक जगह जॉट डाउन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। ऑब्जेक्ट साइज इक्वल्स टू इमेज साइज, ये भी प्रूव किया। अब इसमें फ्रंट बैक रिवर्सल टेक्स प्लेस, फ्रंट बैक रिवर्सल टेक्स प्लेस मतलब अगर ये मिरर है और मैंने अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा ए बी, तो इसका इमेज ऐसा बनेगा बी डैश ए डैश, तो इसको कहते हैं फ्रंट बैक रिवर्सल। ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, लेफ्ट राइट रिवर्सल, जिसको हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ये भी होता है। मान लो मैंने मिरर के सामने किसी बोर्ड में लिख रखा है रेड RED, तो जब इसको मिरर के अंदर से उसी बोर्ड को देखेंगे तो इसका उल्टा दिखेगा, मतलब हमें ऐसा दिखेगा DER, ये लेफ्ट साइड जो है राइट साइड में कन्वर्ट हो गया, और इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसके बाद हम इस लेसन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक है कि दो इंक्लाइंड मिरर्स के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है तो हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड। उसके कुछ मेथड है, उन मेथड्स को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं नंबर। हालांकि बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है। मैं जिस मेथड को बताऊंगा, इस मेथड को अगर फॉलो करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर डायग्राम में मैंने दिखाया है कि ये एक मिरर है, दिस इज अनदर मिरर। ठीक है। अब इसके बीच में एंगल कुछ गिवन है क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर थीटा इज द एंगल हमने मान लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। x क्या चीज है, 360 अपॉन थीटा। ये जो एंगल है दो मिरर के बीच में जो एंगल है, थीटा मतलब 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 60, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है। तो उस थीटा का जो भी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू से 360 को डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करते हैं तो जो डिवीजन का जो फाइनल रिजल्ट है वो हो सकता है इंटीजर हो, या फिर हो सकता है एक फ्रैक्शन हो। इंटीजर हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8,
इस तरह से जो भी नंबर्स आएंगे उसे हम इंटीजर कहते हैं, या फिर हो सकता है फ्रैक्शन में हो, जैसे 2.4, 2.7, 4.2, 4.6, इस तरह के फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो फ्रैक्शन के लिए हम एक सेपरेट मेथड यूज करेंगे, और अगर इंटीजर आ जाता है तो उसके लिए एक दूसरा मेथड जो कि थोड़ा सा इजी है उसको फॉलो करेंगे। तो पहले चलते हैं हम ये मान के कि x का वैल्यू क्या आया, इंटीजर आया। दिस इज केस 1। तो जैसे इंटीजर होगा तो इंटीजर भी दो तरह के हो सकते हैं, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर। 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड इंटीजर हो गया, या फिर 2, 4, 6, 8 इस तरह से आ रहा है। अगर ऑड आता है तो हमें एक और चीज चेक करना होगा कि ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अब ये क्या चीज है, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, उसको मैंने इस डायग्राम में सिंपल तरीके से समझाया है। बहुत सिंपल है कि ये तो दोनों मिरर हो गया, बीच का एंगल थीटा हो गया। अब इसका अगर एंगल बाइसेक्टर मतलब इधर θ/2 इधर भी θ/2, एंगल बाइसेक्टर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो हम कहेंगे कि दैट इज द सिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा हुआ है। और अगर ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, थोड़ा सा साइड में है यहां पर, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया कि अगर यहां पर है तो उसको हम कहेंगे एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पॉज करके चेक कर सकते हो कि मैंने क्या बताया। सिमेट्रिकल तब कहेंगे जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर हो, एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट किसको कहेंगे, अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं हो। ठीक है, तो पहले ये चेक करेंगे। तो अब अगर हमें ये मिलता है कि 360/θ ये ऑड तो है, प्लस साथ में ये एसिमेट्रिकली रखा हुआ है, मतलब इसके जैसा एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू x, x मतलब 360/θ। लेकिन इसके अलावा अगर इंटीजर वैल्यू निकल जाए 360/θ तो उसमें तीन और अलग अलग केस हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट इवन प्लस सिमेट्रिकल रखा हो सकता है ऑब्जेक्ट इवन एंड एसिमेट्रिकल रखा हुआ है, या फिर हो सकता है ऑड एंड सिमेट्रिकल रखा हुआ है। क्योंकि मैंने यहां पर एक केस तो अलग कर दिया कि x इज ऑड एंड एसिमेट्रिकल, इसको तो अलग कर दिया। तो इसको हटाने पर और कौन कौन सा केस रह जाएगा, इवन के लिए दो केस, इवन प्लस सिमेट्रिकल, इवन प्लस एसिमेट्रिकल, और ऑड के लिए एक केस रह जाएगा, ऑड प्लस सिमेट्रिकल, क्योंकि एसिमेट्रिकल तो यहां ले लिया था। ठीक है, तो ये जो तीन अलग अलग केस है, इन सब में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, x-1, इसको याद रखना है। तो हमने केस 1 में क्या डिस्कस किया कि अगर इंटीजर आ गया, ध्यान रखना, अगर इंटीजर आ गया तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो अब ये जो इंटीजर, जो केस 1 में जो इंटीजर आ रहा था, इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आगे डिस्कस करने के लिए लिया है। जैसे मान लो ये क्या है, थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री अगर है तो x का वैल्यू क्या होगा, 360/30 मतलब 12। अब 12 क्या है, इंटीजर है, तो ये क्या ऑड और एसिमेट्रिकल है, तो ऑड है नहीं, तो मतलब हमें फिर आंसर क्या, ये इवन है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस, इट विल बी x-1, so x is 12 minus 1, so how many images will be formed, 11 images। अगर 30 डिग्री का एंगल है दोनों मिरर के बीच में तो कितने इमेजेस बनेंगे, 11 इमेजेस। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट, तो ये दोनों मिरर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों मिरर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को सेंटर मान लेंगे, ये सेंटर है। इसको सेंटर मानते हुए जो सर्कल बनेगा, तो इस सर्कल का रेडियस क्या है, इस सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है इसको रेडियस मान लेंगे, और इसे रेडियस मानते हुए अगर सर्कल बनाएंगे तो उसी सर्कल पर ये 11 इमेजेस उसी सर्कल पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने थीटा ले लिया 40 डिग्री, तो अब x का वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। x इक्वल्स टू 360/40, तो ये 9 आ गया। नाउ दिस 9 इज ऑड, ठीक है। अब ऑड अगर है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होता है, क्या ये सिमेट्रिकली है या एसिमेट्रिक है। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो हम नंबर ऑफ इमेजेस सिमेट्रिकल के लिए 1 माइनस करते हैं x में से, तो ये हो जाएगा 8। और अगर एसिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा 9, ठीक है, फिर 1 माइनस नहीं होगा। तो ऑड एसिमेट्री में जो x का वैल्यू है वही वैल्यू नंबर ऑफ इमेजेस का भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर मैंने थीटा जो है 45 डिग्री लिया है, तो इसी तरह से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 360/45, तो इसका आंसर 8 आएगा। तो 8 क्या है, इवन है, तो इवन है तो -1 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू x -1, सो 8 - 1 इक्वल्स टू 7। अब हम देखते हैं थीटा अगर 72 डिग्री है तो x का वैल्यू क्या होगा 360/72, दिस इज इक्वल्स टू 5। अब 5 क्या है, ऑड है। ऑड मतलब इसमें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ये दोनों हमें चेक करना पड़ेगा। एसिमेट्रिकल है, अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड किया हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू x, और x का वैल्यू क्या है 5। और अगर सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस x -1 मतलब 5 - 1 ये हो जाएगा 4। अगर 360/थीटा मतलब x का वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है तो उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम केस 2 को डिस्कस करेंगे। केस 2 कौन सा केस है कि अगर x का वैल्यू इंटीजर नहीं आता है, मतलब फ्रैक्शन में आता है। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डायग्राम बना रखा है। इसमें हमने ये देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इधर का एंगल क्या है, बीटा है, और इस साइड में एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, और ये जो टोटल एंगल है ये टोटल एंगल कितना है, थीटा। तो दोनों मिरर के बीच में टोटल एंगल थीटा है, तो हम पहले x को फाइंड करेंगे, और x क्या है 360/थीटा। इसको जैसे ही डिवाइड किया मान लो हमें क्या मिला, एक फ्रैक्शन मिल गया। तो जैसे ही फ्रैक्शन मिल गया तो अब हम एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करेंगे, उसी से हम नंबर ऑफ इमेजेस को करेक्टली निकाल पाएंगे। तो वो प्रोसेस क्या है कि ये जो अल्फा और बीटा है ना, इसको पहले ही हम यहां पर लिख लेंगे। जैसे मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, हमने लिख लिया, और 2 एरो ऐसे क्रॉस में लगा देंगे इसके साथ, और इसके बीच में लिख देंगे दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो इस एंगल को हमने यहां पर लिख दिया। अब जैसे ही हम अल्फा से इधर आएंगे तो हमें क्या करना है, अल्फा के साथ थीटा को ऐड करना है और उसको यहां लिखना है। तो क्या होगा फिर, अल्फा प्लस थीटा। इसी तरह से जब बीटा से इधर आएंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बीटा प्लस थीटा, इसको लिखना है। तो बीटा प्लस थीटा हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसी मेथड का रिपीटेशन है कि अगर अब हम ऐसे जाते हैं इधर और इधर, इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, इसको लिख लिया। अब हम बीटा प्लस थीटा से जब इधर जाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बीटा प्लस थीटा, मतलब ये हो जाएगा बीटा प्लस 2 थीटा। उसी तरह से जब अल्फा प्लस थीटा से इधर आकर यहां पर हमें लिखना है तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसके साथ थीटा को ऐड करके लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 थीटा। अब ये मेथड हमें कंटिन्यूअसली रिपीट करते जाना है। कब तक, जब तक इसका वैल्यू 180 से ज्यादा ना हो जाए या 180 के बराबर ना हो जाए। मतलब
ये वैल्यू क्या रहना चाहिए, 180 से कम रहना चाहिए, तब तक हम लिखते जाएंगे। जैसे ही 180 हो गया या 180 से ज़्यादा हो गया, हम स्टॉप हो जाएंगे और फिर नंबर ऑफ इमेजेस को काउंट करेंगे। तो हम मानते हैं कि इसके आगे ऐसा हमने मान लिया कि इधर जाते ही ये ग्रेटर देन इक्वल टू 180 हो गया, और इससे इधर जाते हैं तो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 हो गया, एक एज्यूम किया यहाँ पर। तो फिर ये दोनों हमें लेना नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेजेस का काउंटिंग हम कैसे करेंगे, यहां से शुरू करेंगे काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब एक चीज अब भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो 6 इमेजेस है, ये जो 6 इमेजेस का आंसर निकल रहा है, ये 5 भी हो सकता है। अब 5 कब होगा, उसके लिए हमें एक लास्ट चेक करना है। क्या चेक करना है कि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करने के बाद उसके साथ ये थीटा और ऐड कर देना है। तो अगर ऐसा होता है कि अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस बीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा ऐड करने पर एग्जैक्टली 360 आ रहा है, एग्जैक्टली बोल रहा हूं, एग्जैक्टली 360 आ रहा है, तो फिर इन दोनों इमेजेस को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में ये वाला इमेज और ये वाला इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, तो एक ही इमेज हमें देखने को मिलता है। तो उस केस में फिर जो n का आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, n इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5 आएगा। समझ में आ गया क्या बताया? अब ये और क्लियर होगा जब हम आगे एग्जाम्पल लेके सॉल्व करें। ये तो अल्फा बीटा से मैंने बताया जनरली, अब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है, यहां पर थीटा मतलब दो मिरर के बीच में एंगल कितना है, 80 डिग्री है। तो 360/80 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4.5, मतलब फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन अगर आ जाता है तो हम जो मेथड मैंने अभी क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई किया था उस मेथड को अप्लाई करूंगा। और यहाँ पर जैसे डायग्राम में दे रखा है, ये टोटल एंगल तो 80 है, लेकिन ये वाला एंगल 40, ये वाला एंगल 40, दोनों एंगल बराबर है, तो इसको लिखेंगे 40 और 40 इसको लिख लेंगे। अब ये क्रॉस लगा के इधर जाएंगे तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा, है ना। अब बीच में एंगल क्या है, थीटा, थीटा का वैल्यू है 80। तो अब 40 प्लस 80, 40 प्लस 80 ऐड करके यहां पर लिखेंगे तो कितना होगा, ये 120। इसी तरह से जब यहां से यहां पर आता हूं, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 40 प्लस 80, मतलब इसका भी वैल्यू हो जाएगा 120। इसके बाद फिर से ऐसे क्रॉस इधर, ये 80 डिग्री, अगर 120 के साथ 80 ऐड करता हूं तो कितना होता है, 200। यहां भी 180 के साथ 80 ऐड करता हूं तो ये 200। नाउ 200 इज मोर देन 180, तो ये वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, उस केस में 1 2 3 4, सो नंबर ऑफ इमेजेस इज 4। अब हम चेक करेंगे ये जो लास्ट 2 इमेजेस है 120 डिग्री एंगल पर जो बन रहा है, तो क्या ये दोनों इमेज कोइंसाइड हो रहा है। उसके लिए मैंने बताया था कि 120 और 120 को ऐड करेंगे, प्लस दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है 80 उसको ऐड करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये हो रहा है 240 प्लस 80 मतलब 320। नाउ दिस इज नॉट इक्वल्स टू 360, मतलब ये दोनों अलग अलग इमेज है। अगर ये 360 हो जाता है तो ये दोनों अलग हम नहीं मानते, हमें इन्हें एक सिंगल इमेज मानते, उस केस में फिर नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, n इक्वल्स टू 4। तो अब इस एग्जाम्पल 2, इसमें दो मिरर के बीच में एंगल क्या है, वही 80, जो लास्ट क्वेश्चन में भी 80 था वही है, लेकिन यहां पर मैंने दोनों एंगल को अलग अलग लिया है, ये 10 डिग्री और ये 70 डिग्री का एंगल है। तो जैसे कि मेथड बना था ये भी फ्रैक्शन होगा, क्योंकि टोटल एंगल 80 है, तो 360/80 करेंगे तो 4.5 लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था,
तो वही वैल्यू इसमें भी आएगा। तो मतलब हमें अल्फा बीटा का जो क्रिस क्रॉस मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। तो उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 70। अब इधर से इधर आऊँगा तो ये कितना एंगल होगा, 80 डिग्री का एंगल ऐड होता जाएगा, तो ये 90 हो गया। नाउ 80 प्लस 70 कितना होगा, 150 हो गया। 150 के साथ 80 ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है 230 डिग्री, और 90 के साथ 80 ऐड करता हूँ तो इधर हो जाता है 170 डिग्री। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये 180 से ज़्यादा हो गया तो इसको तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये 170 डिग्री का है, ठीक है, तो इसको तो हम ले लेंगे क्योंकि दिस इज लेस देन 180 डिग्री। तो हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, 1 2 3 4 5, सो नंबर ऑफ इमेजेस आर 5। इसमें वो देखने की जरूरत नहीं है कि इस दिस प्लस दिस और फिर उसके साथ थीटा मतलब 80 ऐड करके वो 360 हो रहा है कि नहीं उसको चेक कर, क्योंकि इधर तो एक ही हो गया, इधर तो है नहीं, है ना, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है ये 20 है, ये 30, मतलब टोटल एंगल 50 डिग्री है। तो एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या है, 360 अपॉन 50, सो इट इज 7.2, ठीक है, ओके। तो फ्रैक्शन आ गया, तो वही क्रिस क्रॉस मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें 20 डिग्री 30 डिग्री लिख लिया, ऐसे इधर। अब इसके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल है 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70, दिस विल बी 80। फिर से ऐसे जाएंगे, इधर हम क्या लिखेंगे, 80 प्लस 50 मतलब 130, और 70 प्लस 50 120। अब फिर से क्रॉस ऐसे जाएंगे तो ये तो हो गया 120 प्लस 50 मतलब 170 डिग्री यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इस वाले वैल्यू को हम नहीं लेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, 7। This is the end of today's lesson. You'll put your 100% and you'll surely achieve success. All the best.